हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। आज है मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1। इसको केमिस्ट्री बुक में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से दे रखा है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली मोल के बारे में स्टडी करना है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के, 5 सेकेंड की देरी के बाद स्टार्ट। देखिए बेटा, मैटर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आसपास क्या होता है। मैटर वो नहीं कि बगल वाली आंटी के घर में क्या लड़ाई हुई, उनके घर में क्या बना, वो मैटर नहीं होता। मैटर हमें आसपास अपने कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम हो। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज़, हमारे घर में टेबल है, टेबल के पास भी मास है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। हमारे सामने मेरा ये पेन है, पेन दिख रहा है आप लोगों को, ये भी मैंने कहीं रखा तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई करा। इसके पास कुछ मास है, मैं मेज़र करूँगा इसका मास 10 जो भी आएगा, और इसका कुछ मास आएगा। घर में टेबल कुर्सी कुछ भी हम चीज़ देखते हैं तो या तो उसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा, ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे येस एक मैटर है। अब इसमें हम कुछ और नहीं देखना कि आत्मा के पास मास होता है नहीं होता, दैट इज़ अनदर थिंग। तो हम बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर की करते हैं बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन जब इसकी करेंगे तो हमारे सामने 3 फॉर्म आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथी आती है बॉस ही, इंस्टेन और प्लाज्मा। वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है और हमें उसके बारे में इतना पढ़ना भी नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशंस में पाई भी नहीं जाती। अभी हम नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फॉर्म ऑफ मैटर हमें मिलती है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है गैस के अंदर, और थर्मल एनर्जी। देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। फोर्स मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। अब 2 मॉलिक्यूल के इनके बीच में नफरत बहुत ज़्यादा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम और गैस में सबसे कम। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कितनी दूरी है, यही हमारे सामने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नोट करती है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। फिर बेटा नेक्स्ट टाइम आते हैं हमारे सामने थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है, तुमने कहा सर हमने काइनेटिक एनर्जी सुन रखा था, बड़ी मुश्किल से काइनेटिक एनर्जी याद करा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। अभी थर्मल एनर्जी क्या नहीं टर्म आ गई। काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कोई इतना फ़र्क नहीं, वो बहुत फ़र्क होता है बेटा, मतलब कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। देखो, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली तुमने कैसे पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे सामने लेट से ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने गैसेज मॉलिक्यूल डाल दिए, ये मॉलिक्यूल अपना झुंझुन झुंझुन कर रहे हैं। इस कंटेनर को मैं v वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, तो जो पूरे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स भी v वेलोसिटी से मूव ऑन करेंगे। ये हमारे एक ट्रक के अंदर, इस पूरे कंटेनर के अंदर मैंने एक ट्रक के अंदर इसे रखा, और मैं ये मेरा क्या ट्रक बोल दें, नहीं इसे बोलते हैं अपनी कौन सी, मर्सिडीज़, हाँ मर्सिडीज़, स्पेलिंग पे कोई ना जाए। तो ये हमारी मर्सिडीज़ हो गई, मर्सिडीज़ एक्सयूवी। इसको हम मूव ऑन कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ में। तो ये हमारे सामने जो है मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो v स्पीड हो जाएगी। हर एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल v स्पीड से चलेगा, ये मॉलिक्यूल v स्पीड से चलेगा, ये मॉलिक्यूल v स्पीड से चलेगा। तो ये क्या होती है, जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से। लेकिन मान लो ये तो अगर मैं सॉलिड रखता है यहाँ पे, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी v स्पीड से चलते हैं। लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है वो पर्टिकुलर, मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है शांति से, उसके ऊपर कोई वेलोसिटी 0 है, कहीं मूव नहीं कर रहा, तब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कितना रैंडम मोशन शो करते हैं, उसी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसेस की होती है, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। देखो, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसके बीच में ज़्यादा होगी, जिसके बीच में प्यार कम होगा। उसी को रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो, जहाँ पे मान लो तुम और तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बीच में बात बहुत कम होती है, तो तुम्हारे बीच में दूरियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, और तुम एकदम भाई नहीं मिल के रहेंगे, मेरा भाई, तो तुम्हारे बीच में दूरियाँ भी कम रहेंगी, इस तरीके से। अब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा है इसका, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। देखिए बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें इंप्योरिटी वगैरह ना हो, मिक्सचर जो 3-4 चीज़ों से मिलकर बना हो। प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट भी हमारे सामने हो गया मेटल, नॉन मेटल है मेटाराइड, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है। मेटल हमारे सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल हमारे सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटालॉइड्स की वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, कंपाउंड के अंदर देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, कोई से भी जो सारे कंपाउंड इस हमारे सामने क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
ये सब हमारे सामने कार्बन का बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन समझो, कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारे सामने क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। फिर आते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हमने पढ़ा है, जिसके मिक्सचर की जो यूनिफॉर्मिटी होती है थ्रू आउट द सेम रहे, जितना मिक्सचर में ऊपर कंपोजिशन है वही कंपोजिशन नीचे रहे। ये मेरे सामने एक गिलास है, मैंने इस गिलास में क्या करा, इतना पानी, इसमें पानी भरा। अब इस पानी के अंदर अगर मैं शुगर ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, शुगर, तो हम देखते हैं चीनी पानी का घोल, ऐसा तो नहीं है ना, अगर उसे सही से मिलाया है कि भाई ऊपर कम मीठा है नीचे ज़्यादा मीठा है, वो तब होता है जब सही से नहीं मिलाया होता। सही से मिलाया है तो दोनों चीज़ बराबर रहती है। लेकिन वहीं पे अगर तुम मान लो मैंने चीनी पानी का घोल बना के रख दिया और 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, तो क्या चीनी पूरी नीचे बैठ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं उसे घोल पे एक बार वो मिक्स हो गया है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो मान लो एक गिलास है, गिलास के अंदर मैं फिर से यहाँ पे मिट्टी भर दूँ, तो मिट्टी कुछ देर बाद क्या होगी बेटा, नीचे जमनी शुरू हो जाएगी। जी, मिट्टी नीचे जमेगी। यही मैं कहूँगा कि येस, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, मिट्टी को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे गिरा के, तो यहाँ से चीज़ सेपरेट आउट हो सकती है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस का ये मतलब होता है, ठीक है। ये सब आई थिंक ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, हम बहुत देर से सर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है। अब देखते हैं कि देखो मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैटर किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। अब मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से। एक उससे पहले चीज़ देख लो कि एटम क्या होता है, मैटर किससे बना भाई, एटम और मॉलिक्यूल से। हमने नाम सुना ना, एटम मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है, अगर लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ भी लिखा है, ये सब क्या होते हैं, सिंगल अगर प्रेजेंट है तो एटम। लेकिन यही एटम अगर एक से ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन एक है, अगर 2 हाइड्रोजन हो जाए तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो H2 एक मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है। मोर देन 1 एटम जहाँ प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे सामने मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करी गई। मॉलिक्यूल भी हमारे सामने 2 तरीके के हुए, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। मॉलिक्यूल अगर सेम तरीके के एटम प्रेजेंट हैं, जैसे H2 एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, CO2 एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस तरीके से समझा रखा है, ठीक है। जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो होमो एटॉमिक, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट तो हेट्रो एटॉमिक। H2SO4 लिखा है जैसे मैंने, मान लो इसके, तो मैं क्या देख सकता हूँ, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन। अब बेटा आपको अगर इतना आ रहा है ना, मतलब आप इस चैप्टर सीख चुके हो, आप 50% से ज़्यादा इस चैप्टर को सीख चुके हो अगर आपको इतना पता है। जितना अभी तक समझाया गया सब आ गया तो हाँ बेटा बहुत ईजी है। देखिए एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। कहीं पे अगर मान लो मैंने लिखा है एज 8 तो मैंने 8 लिखा है ना, तो ठीक है भाई 8 लिखा है, मतलब 8 एटम प्रेजेंट हैं इसके, तो इसकी एटोमिसिटी 8 हो गई। CO2 में 1 कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, एटोमिसिटी 3 हो गई। P4 में 4 हो गई, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अब देखा हमने जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है। एटम किसका बना होता है, एटम बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो एक फन फैक्ट यहाँ पे आ चुका है, फैक्ट टू नो। वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10 की पावर -19। जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 1.6 10 की पावर -19। और न्यूट्रल जो होता है कौन होता है, न्यूट्रॉन हमारे सामने न्यूट्रल होता है। मास यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ तुम्हें बेटा याद करनी पड़ेगी। ये देखना, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे -31 है, बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का मास एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837। तो बच्चों आगे स्टडी करते हैं। हमने देखा कि इन जनरली अगर हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर ली, अब देखते हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो नॉर्मल क्या होती है हमारे सामने, केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो हमारे सामने न्यूक्लियर रिएक्शन, हम कहते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है, तो वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। एक जनरली अगर हमारे सामने मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो इससे मैं जो ट्रांसफ़र करूँगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र होने लगे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र होने लगे, तो हमारे सामने न्यूक्लियर रिएक्शन होती है विच इज़ वेरी डेंजरस एंड इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल आउट। तो ये बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में कराई जाती हैं, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी प्रेजेंस में काम होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये उसका होता है किसी भी एटम का सिंबल। लेट्स से मैं उसको ये सिंबल एक्स देता हूँ, उसको मैंने सिंबल एक्स दिया, और ए एंड जेड, ए और जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारे सामने क्या होता है, ए हमारे सामने होता है उसका एटॉमिक मास, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, और जेड हमारे सामने उसका एटॉमिक नंबर होता है कि वो किस नंबर पर लाई करता है, और ए हमारे सामने उसका एटॉमिक मास होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं।
तो बेटा जब इसको देखते हैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्स एलिमेंट है, उसके पास जेड कितना है 12 और ए कितना है 14, मतलब उसका एटॉमिक मास कितना है 24 AMU और नंबर कितना है उसका 12, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 24। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कलेक्टिवली कॉल्ड मास नंबर, इसी को हम मास नंबर कहते हैं। ये तो बेटा याद करना पड़ेगा। मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है मतलब एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, तो हमने देखा 24 और 11, यहाँ पे हमारे सामने 12 क्या है, ये जो 12 लिखा है ये हमारे सामने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नीचे होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए 12 और ऊपर क्या था 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए इज इक्वल्स टू 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे 12 लिखा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने यहाँ से निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे सामने ये भी 12 आ गए। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं का एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने 7 निकाला। अब आप लोगों को ये समझ आ गया है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये तीनों कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1 करके डालिएगा, हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू दिस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ते हैं आगे एटम के बारे में। देखो अभी तक हमने सब पढ़ लिया कि एटम की कहानी ये है, एक मैटर है इससे बना हुआ है, मैटर जो मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, इसके अंदर सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत सारी कहानी पढ़ी। अब देखते हैं बेसिकली हमारे सामने जो एटम होता है वो 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एटम हमारे सामने या तो न्यूट्रल होगा या अनचार्ज या आइसोलेटेड। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वो सिंपल अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहा है। तो अगर वो एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज? क्या एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा बराबर रहेंगे? नहीं, सिर्फ कब रहेंगे जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर लेकिन एटम हमारे सामने चार्ज आयन या एटम की फॉर्म में होता है तो इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस केस में अगर वो चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है बेटा, तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा भाई, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा इनसे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हमने पढ़ा था कल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हमारे सामने नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस वजह से हमें देखा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एक समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन पॉजिटिव यहाँ पे, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8। कभी भी ट्रांसफ़र के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता इन जनरल। एक्सट्रीम कंडीशंस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो प्रोटॉन 8 हो गए, न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब देखो हमारे सामने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन बेटा क्या ये चार्ज स्पीशीज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन ये चार्ज स्पीशीज़ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8? नहीं, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट पे लिखा हुआ है x माइनस, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, लिखा हुआ है x2 माइनस, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, लिखा हुआ है x3 माइनस, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है x प्लस, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो इसमें सिर्फ प्लस लिखा है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है। तो बेटा चलिए हम इसको आगे अभी स्टडी करते हैं। इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, तो यहाँ से इसके सामने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 7। सिमिलरली इस केस में देखो, इस केस में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करा है, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हम समझते हैं। आइए बेटा इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो हमें पता ही है कि कुछ भी हो जाए भाई, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होता है, जेड के डिनोट करते हैं, नीचे की तरफ होता है। तो प्रोटॉन तो सीधा हम देखते ही आँख बंद करके लिख देंगे, प्रोटॉन सभी केस में 20 20 17 और 17। अब आता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आता है वही हमारे सामने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन इस केस में हो जाएगा 20, इस केस में भी हो जाएगा बेटा 20, इस केस में हो जाएगा 35 - 17 दैट इज़ 18, और यहाँ पे भी 18। करेक्ट है? हाँ करेक्ट। चलो इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 20 आएगा। यहाँ पे भाई चार्ज स्पीशीज़ है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर नहीं है। कितना ज़्यादा है यहाँ पे? +2। मतलब क्या हुआ है +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं। जितने नॉर्मल 20 होते हैं इस पर, लेकिन इसने 2 लूज़ कर दिए, तो इस पर कितने बचे? 18। इस पर बेटा क्या, इस पर एक एक्स्ट्रा आया है। इस पर नॉर्मल कितना आने चाहिए थे? प्रोटॉन 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17, लेकिन एक 18 आ जाएंगे, इस पर एक एक्स्ट्रा होगा, तो ये भी 18 हो जाएगा। इसने एक लूज़ कर दिया, नॉर्मल कितना होता है इस पर? 17 प्रोटॉन, लेकिन यानी 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पर एक इसने और लूज़ कर दिया, तो इस पर हो जाएगा 16। ठीक है बेटा, तो अब इसको आगे स्टडी करते हैं। चलो ठीक है।